गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अजीत कुमार गुप्ता इस नए वीडियो के साथ हूँ। आज हम लोग जेईई मेंस 30 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग बहुत सारे वीडियोस के तहत अपने प्रीवियस ईयर के इस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सेट को देखा है। तो आज हम 30 जैन को के सेकंड शिफ्ट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरुआत हम लोग फिजिक्स सेक्शन से कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को देखें तो कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -q ऑफ मास n मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड द इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देन टाइम पीरियड विल बी गिवन एज, ठीक है, टाइम पीरियड क्या कांस्टेंट दे दिए, कोलोन कांस्टेंट। देख लेते हैं। हमारे आइडेंटिटी के अनुसार, नॉलेज के अनुसार है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसकी करंट कैरिंग वायर नहीं सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा, तो इससे r दूरी पर अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम देख लेते हैं। अगर इससे r डिस्टेंस पर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पर चार्ज का नेचर क्या है, -q। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यह अपनी ओर खींचेगा और उसको इतना मूव करना पड़ेगा ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट बाहर की तरफ निकाल ले और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे, ठीक है, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। डायरेक्शन ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिए तो प्लस और माइनस से लेना देना नहीं है। देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमारा जो होता है वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और यहाँ पर चार्ज की थोड़ा सा ऑप्शन को पहले से देख रहे हैं, यहाँ पर कूलम्ब्स कांस्टेंट को यूज किया है। इसका मतलब हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 लैम्डा बाय, यहाँ पर आ गया, सॉरी हम आपको एक बार में करेंगे तो कहीं डाउट हो सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r into q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन को k लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय r क्यूब। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे आप बोल रहे हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, मतलब mv² बाय r के बराबर। कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2k लैम्डा क्यूब बाय r इज इक्वल टू mv² बाय एंड v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 2k लैम्डा क्यूब बाय, ठीक है। हमें पूछा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो अगर इस सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो हम टाइम पीरियड को निकाल देंगे। तो टाइम पीरियड कुछ और नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2 पाई r बाय वेलोसिटी v। निकाल देते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r एंड वेलोसिटी v के ऊपर वेलोसिटी v को लिख सकते हो आप यस रूट ओवर m by 2k लैम्डा क्यूब। क्योंकि हमने 2 पाई r ऑप्शन देखा है, m by 2k लैम्डा क्यूब एग्जैक्टली आपका सेम हुआ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारे आइडेंटिटीज इसमें शामिल हो गए थे तो थोड़ा दिमाग को शांत रख के बनाने की जरूरत है, नहीं तो प्लस माइनस का या डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन हो सकता है। बट प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक फॉर्मूला रटा फॉर्मूला अगर आपको याद है सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एनडीए का आंसर तो देख लेते हैं। एनडीए ने किसे आंसर किया है, तो एनडीए ने भी सी को आंसर किया है जो अपना आंसर है। तो अगली प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। If 50 vernier division are equal to 49 main scale division of a traveling microscope, what a smallest reading of main scale is 0.5 mm, ठीक है। The vernier constant of traveling microscope will be, कुछ भी नहीं, ऐसे सिंपल चीज हम लोग कर सकते हैं
कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर कैलिपर का बोला, तो इसका मतलब कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू आप कर सकते हो 49/50 मेन स्केल डिवीजन। आपसे पूछा है वर्नियर कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए कि अगर वो वर्नियर कांस्टेंट पूछे या फिर पूछ देता मिनिमम इनएक्यूरेसी, तो दोनों सवाल आगे के सत्र में आपको आ सकता है। मिनिमम इनएक्यूरेसी, तो दोनों का वैल्यूज होगा क्या? तो मिनिमम एक्यूरेसी बोला तो क्या कर देते, हमारी जो रीडिंग है आपने स्मॉलेस्ट बोलो या मिनिमम, हमारी रीडिंग इनटू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, देख लेते हैं। हमारी जो रीडिंग आई है वो है 0.5 mm यूनिट लेकर के चल रहे इनटू मेन स्केल रीडिंग 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, तो 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग अपना क्या है 49, 1 वर्नियर स्केल रीडिंग 49/50। ठीक है, तो ले लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1/50 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर mm। ये टर्म अगर ध्यान में रहेगा तो वर्नियर कांस्टेंट, मिनिमम इनएक्यूरेसी दोनों के लिए जो आपको रीडिंग दिया है इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। डायरेक्ट वर्नियर स्केल के मैक्सिमम सवाल जो एनटीए पूछ रहा है वो आपसे डिफरेंट सब के बन गए। हमारा आंसर है 0.01 mm, तो 0.01 mm मतलब कि आंसर सी हमारा हो रहा है। एनटीए ने क्या आंसर दिया है? एनटीए ने भी यही आंसर दिया है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिंपल प्रॉब्लम, फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, r डैश जो हमारा r/3 कर दिया एंड मास बी 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है ना, m डैश इज इक्वल टू m/6 कर दिया। देन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट। देख लेते हैं, पहले जो एस्केप वेलोसिटी होता है हमारा वो होता क्या है रूट ओवर, जो फॉर्मूला आपको याद है √2gr। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो √2g होगा gm/r इंटू gm/r²। हम थोड़ा सा उस फॉर्म में लेके आते हैं, √2gm/r ये है अर्थ पर हमारा, या फिर हम इससे बोल सकते हैं कि ये 11.2 जो आपको सवाल दिया गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू √2gm/r। इक्वेशन 1। अगर हम कहें कि हमारा रेडियस और मास बदल गया तो नए प्लेनेट पर जो नया एस्केप वेलोसिटी मिलेगा वो मिलेगा √2। यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो g तो नहीं बदलेगा, m डैश बाय r डैश, तो v इज इक्वल टू √2g। m डैश इज नथिंग बट m/6 इनटू r डैश इज नथिंग बट r/3। देख लेते हैं भाई क्या कर सकते हैं। तो हम अगर यहां से देखें 2 आया तो रूट ओवर, हम कुछ को जानबूझकर कट नहीं कर रहे, कट कर सकते हैं gm/r इंटू 2। थोड़ा सा अगर देखें तो ये √2gm/r 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाता है, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बाय √2, 11.2 बाय 1.414। और ऑप्शन में हम इसके हिसाब से देखें, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड अप्रोक्स आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन ए के बराबर। मतलब इस प्रॉब्लम के लिए हमें केवल ग्रेविटेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। और एनटीए का क्या आंसर है उसे देख ले, तो एनटीए ने भी ऑप्शन 1 को ही आंसर किए हैं। मतलब प्रॉब्लम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर से फॉर्मूला बेस्ड।
नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें लगता है कि यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के द्वारा, क्योंकि गॉसियस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड गॉसियस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लॉ है जिसको डिराइव फॉर्म में हम लोग आगे तक। देखिए इसमें से आंसर करने के लिए जो मैं आपको सिंपल बताता हूँ वो ये दो लॉ है जो कोई भी आप स्टडी मटेरियल और पैकेज से पढ़े होंगे, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, ये दोनों लॉ आपको हूबहू पढ़ाया गया। देख लेते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स सर्किट लॉ कहता है कि क्लोज सर्किट में आपका जो लाइन इंटीग्रल होगा विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स आई इनसाइड। ऑप्शन डी, इसका मतलब कि सी कनेक्ट हो रहा है फोर्थ से, ठीक है ना। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कह रहा है कि आप क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन अगर लोगे फ्लक्स का, फ्लक्स मतलब E डॉट dA, ठीक है ना, तो यह आएगा 1 by epsilon naught times by coincide, ठीक है। तो गॉस के लिए फ्लक्स यहां दिया हुआ, लेकिन 1 by epsilon naught times क्या है इसको देख लेते हैं। चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मतलब ये टोटल क्यू की बात कर रहा है, मतलब सही बात है, हमारे स्टेटमेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब डी कनेक्ट हो रहा है ऑप्शन 1 से। चेक कर लीजिए C4 एंड D1, अगर जो ऑप्शन दे C4 एंड D1, बाकी को हमको चेक करने की जरूरत है क्योंकि बाकी दो लॉ जो है वो बहुत सारे स्टडी मटेरियल में नहीं होंगे, जेएमएस में इसका इस रूप में यूज नहीं करता है, ठीक है। तो स्किप भी होगा तो कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चों को, गॉस ऑफ फैराडे नाम है ये, बट इस रूप में नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखें, ऐसे आपको फैराडे का ईएमएफ जनरेट का दिया होगा तो ये आएगा इक्वेशन, बट ये डायरेक्ट आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, बट ये दो लॉ डायरेक्ट पढ़ाए गए जिनकी मदद से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते, ठीक है। एनडीए के आंसर को देख ले, एनडीए ने क्या किया, एनडीए ने भी उसी को आंसर किया जिसे हम लोग मार्क कर रहे हैं, एक सिंपल टेक्निक जिससे एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हुआ जाए खुद को, ठीक है। अगली बात देख लेते हैं, an electron revolving in nth orbit, nth Bohr's orbit has magnetic moment mu n, and if mu n directly proportional to n raised to x, then the value of x। चलो भाई देख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम। एंड अगर आप जानते हो तो ये जानते होगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n टाइम्स h/2π। और अगर इस हिसाब से देखें तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब n का पावर क्या, तो n के पावर 1 हो जाएगा, 1 आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एनटीए के आंसर को, एनटीए ने भी 1 को आंसर किया है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ही इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।